मेघा बहुत दिनों के बाद अपनी सहेली से मिलने के लिए गांव जा रही थी। उसकी ट्रेन बहुत रात को गांव के स्टेशन पर पहुंची। वो ट्रेन से उतरी और आसपास रिक्शा या टैक्सी ढूंढने लगी। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। मेघा को दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो थोड़ी बेचैन हो गई। बहुत ढूंढने पर उसे एक रिक्शा नजर आया जिसके अंदर उसका ड्राइवर सो रहा था। मेघा उस रिक्शा वाले के पास गई। सुनिए भाई साहब। क्या है? जी, मुझे गांव जाना है। ड्राइवर ने आंख खोलकर मेघा की तरफ देखा और एकदम से डरकर चिल्लाने लगा। चुड़ैल! 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 मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। चिल्लाते चिल्लाते मेघा से दूर जाने लगा। ये आप क्या कह रहे हो? आप डरिए मत, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। रुकिए। ड्राइवर शांत होके धीरे धीरे मेघा के पास आने लगा। आप चुड़ैल नहीं है तो कौन है आप? मैं शहर से आई हूँ। इस गांव में मेरी सहेली रहती है। क्या आप मुझे गांव तक छोड़ सकते हैं? अगर मैंने आपको गांव तक छोड़ा तो वो चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? लाल साड़ी वाली चुड़ैल। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। चलिए आप साथ है तभी तो डर लग रहा है। आपने लाल रंग पहना है जो चुड़ैल को बिल्कुल पसंद नहीं। गांव में अगर कोई भी लाल रंग के कपड़े पहनता है तो चुड़ैल उसके शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ कर जमीन में गाड़ देती है। ये सब सुन के मेघा थोड़ी डर गई, पर फिर अपने आप को संभालते हुए कहा, देखिए, बात को समझिए। इतनी रात को मैं चल के नहीं जा सकती और यहाँ दूसरी रिक्शा भी नहीं है। चाहे तो ज्यादा पैसे ले लीजिए, पर प्लीज यहाँ से चलिए। अब ठीक है, पर मैं आपको गांव के बाहर एक मंदिर है वहीं छोड़ूंगा। आगे आपको खुद जाना होगा। ठीक है, चलिए। मेघा नाखुशी से मान गई और दोनों गांव की तरफ निकल पड़े। कुछ ही देर में वो मंदिर के पास पहुंचे। मेघा ने ड्राइवर को पैसे दिए और ड्राइवर मंदिर में हाथ जोड़कर वहां से निकल गया। मेघा अकेली रह गई। उसे गांव नजर आ रहा था, पर चुड़ैल की कहानी सुनकर वो थोड़ी सी डरी हुई थी, पर हिम्मत करके वो गांव की तरफ बढ़ने लगी। मेघा सड़क पर चल रही थी। उतने में उसे पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने घबराकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका ध्यान जमीन की ओर गया और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। जमीन पर खून से रंगे हुए पैरों के निशान थे जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मेघा ने अपने पैर उठा के देखे तो वो बिल्कुल साफ थे। मेघा ने डरकर उल्टे पांव चलना शुरू कर दिया, पर वो पैरों के निशान उसका पीछा करते रहे। मेघा रुक गई। वो निशान चलते चलते उसके बगल में आके रुके। मेघा वहां से जाने के लिए मुड़ी और जैसे ही वो मुड़ी, उसके कंधे पर एक खून से लथपथ हाथ पड़ा। मेघा इतनी डर गई कि वो चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागने लगी। मेघा चिल्लाते हुए गांव में पहुंची। मुझे बचाओ! वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी! मुझे बचाओ! बहुत से लोग अपने घर से बाहर आ गए। मेघा की सहेली भी बाहर आ गई। मेघा ने उसकी सहेली को उसके घर के बाहर आते हुए देखा और पूरी ताकत से वो घर के अंदर भागी। उसकी सहेली भी उसके पीछे भागती हुई अंदर गई। तू लाल रंग पहन के क्यों आई है गांव में? गलती मेरी ही है, तुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था। एक काम कर, तू भाग जा गांव से, वरना ये चुड़ैल तुझे नहीं छोड़ेगी। मेरे पति की तरह तुझे भी मार डालेगी। वो दोनों घर में बात कर रहे थे, तभी चुड़ैल का खून से लथपथ एक हाथ दरवाजा तोड़कर अंदर आया और मेघा को घसीटकर बाहर ले जाने लगा। चुड़ैल के हाथ ने मेघा को घसीटकर घर के बाहर फेंक दिया।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। गांव वाले मेघा को देखने के लिए उसके पास जाने लगे। मेघा के ऊपर लाल रोशनी में लाल साड़ी वाली चुड़ैल देखने लगी। गांव वाले रुक गए और अपने घरों की तरफ भागने लगे। चुड़ैल का रूप बहुत भयानक था। पूरी साड़ी खून में लथपथ होने के कारण वो खून की बूंदें मेघा के शरीर पर गिर रही थी। मेघा का चेहरा खून से लाल हो गया था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस गांव में कोई भी लाल रंग के कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए, पर तुम लोग मेरी बात नहीं मानते। अब ये लड़की जान से जाएगी। इतना कहकर वो चुड़ैल भयानक हंसी हंसने लगी। चुड़ैल को देखकर मेघा भागने लगी। मेघा को भागता देख चुड़ैल ने अपने हाथ लंबे किए और उसको हवा में उठा लिया। चुड़ैल ने मेघा को अपने सर के ऊपर उठाया और उसके शरीर को बीच में से फाड़ने लगी। जैसे जैसे मेघा के शरीर के दो टुकड़े हो रहे थे, वैसे वैसे मेघा का गर्म खून चुड़ैल के सिर पर से पूरे शरीर पर फैलने लगा। उस खून की वजह से चुड़ैल की साड़ी और भी लाल होने लगी। शरीर के फटते वक्त मेघा इतने जोरों से चीख रही थी कि उसकी चीखों की वजह से पूरा गांव थरथरा उठा था। सारे गांव वालों की रूह कांप उठी। अंत में मेघा के शरीर के दो टुकड़े हो गए और वो वहीं हवा में लटकते रहे। चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। उसने अपने हाथ जोर से जमीन पर दे मारे और उसकी वजह से जमीन में दो गड्ढे हो गए। चुड़ैल ने अपने दोनों हाथों में दो टुकड़े लिए और दोनों गड्ढों में एक एक फेंक दिया। जैसे ही टुकड़े गड्ढे में गिरे, उस पर अपने आप मिट्टी गिरने लगी और देखते ही देखते गड्ढा बुझ गया। जमीन जैसी थी वैसी हो गई। चुड़ैल के अंदर से लाल रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी में वो गायब हो गई। चुड़ैल के जाते ही मेघा की सहेली उस गड्ढे वाली जगह पर आई और रोने लगी। धीरे धीरे सारे गांव वाले इकट्ठा होने लगे। सारांश अपने बीवी और दो बच्चों के साथ अपने आगे की जिंदगी बहुत खुशनुमा तरीके से बिताना चाहता था। उसे एक बड़े और खूबसूरत घर की बहुत जरूरत थी, जिसमें वो अपने परिवार के साथ सुकून से रह सके। इसी बीच एक ब्रोकर ने उसे एक घर के बारे में बताया जो शहर के एकदम कोने में है, बिल्कुल किसी फार्म हाउस की तरह। घर तो वाकई सुंदर था, लेकिन समस्या यही थी कि ये घर शहर से थोड़ा दूर एकदम सुनसान इलाके में था। इसी वजह से इस घर की कीमत इसके असल कीमत से काफी कम थी, जो कि एक फायदे का सौदा हो सकता था। रीटा, व्हाट डू यू थिंक? ये घर हमारे लिए कैसा रहेगा? मुझे तो बहुत सही लग रहा है। घर तो वाकई अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इलाका बहुत सुनसान है और यहाँ इकलौता सिर्फ हमारा ही घर होगा। अरे लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि इसमें हम शांति से रह पाएंगे, शहर के इतने शोर शराबे से दूर, एकदम खुशनुमा ढंग में। ये बात भी सही है। वेल, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो इसे फाइनल करते हैं। और नहीं तो क्या, इतना सुंदर और बड़ा घर, वो भी इतनी कम कीमत में। ये तो वाकई लाजवाब सौदा है। और वैसे भी अगर कोई परेशानी हुई तो हम तुरंत निकल जाएंगे। बिल्कुल सही। इसके बाद सारांश उस घर को खरीद लेता है। घर बहुत ही सुंदर था, काफी बड़ा था। जब वो सभी घर में एंटर होते हैं तो उन्हें उस घर में बहुत सी अजीब पेंटिंग्स दिखाई देती है।
पेंटिंग कई मर्डर्स, क्राइम्स और बलात्कार की थी। पेंटिंग का पहला इंप्रेशन पढ़ते ही सारांश भड़क उठता है और उस घर के एक्स ओनर को कॉल करता है। अरे शुक्ला जी, ये कैसा घर है आपका? इतनी खराब पेंटिंग्स कौन लगाता है यार? अरे सॉरी, मैं उन्हें हटाना भूल गया। दरअसल जो पहले किराएदार थे उनकी पेंटिंग्स है ये। कोई नहीं, मैं कुछ लोगों को भेजकर घर से सभी पुराने सामान हटवा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, एहसान होगा आपका। ये काम जल्द से जल्द करें। इसके बाद उस घर से सभी पुराने सामानों को बाहर कर दिया जाता है। घर की सभी पेंटिंग्स, पुराने फर्नीचर्स और बाकी सब कुछ। तकरीबन 1 हफ्ते तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन 1 हफ्ते बाद अचानक से एक शाम पूरे घर की बिजली चली जाती है। ओह शिट! अचानक ये लाइट्स क्यों चली गई? जल्दी कुछ करो, खाना भी नहीं बना है अभी। रीटा कैंडल्स जलाने के लिए किचन में जाती है और कैंडल्स को जलाती है, लेकिन बार बार कैंडल्स बुझ जाते हैं। इसी दौरान उसे ठीक अपने पीछे कोई हाथ महसूस होता है, जो धीरे धीरे उसके गले के करीब बढ़ रहा था। रीटा तुरंत पीछे पलटती है, तब वो हाथ गायब हो जाता है। लेकिन रीटा को खुद से कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा दिखता है, जिसके हाथों में एक खतरनाक चाकू था। ये देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर सारांश तुरंत वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ रीटा? तुम इतने जोर से क्यों चीखी? सारांश, मैंने अभी आदमी को खड़े देखा जिसने चाकू लिया था और वो मुझे मारने वाला था। कौन आदमी? कौन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था? ये तुम कैसी अजीब बातें कर रही हो? यहाँ हमारे अलावा तो दूसरा कोई भी नहीं है। नहीं सारांश, मैं झूठ नहीं बोल रही। सच में इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। तुम पहले शांत हो जाओ और पानी पियो। इसके अगले ही पल लाइट आ जाती है और पूरा घर जगमगा उठता है। इसके बाद सारांश देखता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जरूर ये रीटा का वहम ही था। ये सिर्फ एकमात्र ऐसी दास्तान नहीं थी जो उन्हें इस घर में महसूस हुई थी। इसके बाद से तो एक पर एक ऐसी घटनाओं ने जन्म लिया जो किसी भी आम इंसान की जिंदगी को तबाह कर दे। अक्सर टेबल पर रखे कांच के ग्लास नीचे जमीन पर गिर जाते, जिससे टूटा कांच पूरे फर्श पर पड़ा मिलता। सारा सामान अपनी जगह से अपने आप बदल जाता। रीटा अक्सर अपनी बेटी को अकेले में बड़बड़ाती सुनती। इसी तरह एक सुबह रीटा जब लिविंग एरिया में आई, तब उसने अपनी बेटी के मुंह से जो सुना, वो सुनकर उसके होश उड़ गए। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है। देखते हैं तुम हमें कैसे इस घर से बाहर निकालती हो। आन्या को ये कहते सुनकर रीटा बहुत ज्यादा दंग रह जाती है। वो ये बात सारांश को बताती है, लेकिन सारांश उसे बच्चे की एक नटखट हरकत समझकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन अब बहुत जल्द इस घर में वो खौफनाक रात आने वाली थी, जिसका सामना इससे पहले इस घर के पुराने किराएदारों ने किया था। आज अमावस्या की रात थी, जब काले बादल छाए थे। पूरा परिवार अपने कमरे में सुकून की नींद ले रहा था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दस्तक की आवाज सुनकर रीटा एकदम से चौंक जाती है और दरवाजे पर कौन है ये देखने के लिए दरवाजे की तरफ जाती है। लेकिन तभी उसके मन में ये ख्याल आता है कि इस तरह देर रात दरवाजा खटखटाना ये कोई आम बात नहीं है, इसीलिए सीधा दरवाजा खोलना उचित नहीं है। पहले
खिड़की से देख लेना चाहिए। जैसे ही रीटा खिड़की को हल्का सरकाते हुए बाहर की तरफ झांकती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। एक गायब सिर वाला आदमी एक कुल्हाड़ी को हाथ में लिए लगातार दरवाजा ठोक रहा था। लगातार इस आवाज के चलते सारांश भी जाग उठा और बाहर लिविंग एरिया में आ गया, जहां डर के मारे रीटा अभी बस संभलने की कोशिश ही कर रही होती है। रीटा, क्या हुआ? तुम ऐसे पुतले की तरह क्यों खड़ी हो? तभी घर के चारों ओर से डरावनी आवाजें गूंजने लगती है। अचानक ये सुनकर सारांश भी एकदम सकपका जाता है। तभी उसकी नजर सामने रीटा पर पड़ती है, जिसने अपने सभी बालों से मुंह को ढक लिया था। इन आवाजों के बीच अचानक उसे अपने बच्चों का ख्याल आता है, जो रूम में अकेले थे। सारांश भागता हुआ अपने रूम की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक तेज झटका लगता है। वो देखता है उसके बच्चे के अंदर किसी दुष्ट आत्मा का प्रवेश हुआ था और वो रूम की दीवारों पर किसी छिपकली की तरह चल रहे हैं। ये देखकर वो एकदम सुन्न पड़ जाता है। घर के वातावरण से आती वो डरावनी चीखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारांश भागता हुआ एक बार फिर नीचे रीटा के पास जाता है, लेकिन रीटा तो वहां से गायब थी। तभी अचानक पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। ठीक उसी वक्त कोई धीरे से सारांश के कंधे पर हाथ रखता है। जब वो धीरे से पीछे मुड़ता है तो वो रीटा थी, जिसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी और मुंह के अंदर से दो नुकीले दांत बाहर आ चुके थे। वो सारांश को सीधा गर्दन से उठा लेती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो रीटा? क्या तुम पागल हो गई हो? जिस तरह एक रात हमारे परिवार को बेवजह मार डाला गया, ठीक उसी तरह इस घर में आने वाला कोई भी परिवार सुखी नहीं रह सकता। तेरे बीवी बच्चे तो पहले ही मारे जा चुके हैं और अब तेरी बारी है। इतना कहते हुए रीटा सारांश को एक तेज रफ्तार से सामने पिलर्स की तरफ फेंक देती है, जिससे उसे गहरे जख्म लगते हैं। और फिर रीटा एक धारदार चाकू लिए उसकी तरफ बढ़ती है और फिर उसके जिस्म से बची कुची जान भी बाहर निकाल देती है। कहते हैं जब भी आप अपना घर खरीदो तो अच्छी जांच पड़ताल जरूर कर ले, क्योंकि कई घरों की कहानियां बहुत भयानक होती है, जिसका अंजाम कल्पना मात्र से शरीर में खौफ की नदियां बहने लगती है। इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये भी निशाना बने एक ऐसे घर का जो कि श्रापित था। उस श्रापित घर का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि कई सालों पहले इसी घर में एक परिवार रहता था। अब क्योंकि ये घर शहर से एकदम हटकर एक सुनसान इलाके में बसा था, तो इस वजह से इस घर को निशाना बनाना लुटेरों के लिए आसान था। एक रात कुछ इसी तरह दस्तक सुनने के बाद परिवार के लोगों ने दरवाजा खोला। तब दो लुटेरे अंदर दाखिल हुए और उन्होंने पहले तो सारे धन जेवर लूट लिए और हाथापाई के दौरान पूरे परिवार को मार डाला। तब से ये घर पूरी तरह से श्रापित हो चुका है और जो भी यहाँ रहने आता है वो जिंदा नहीं बचता। देखिए, मेरी बात सुनिए। इस पेशेंट को कुछ देर में होश आ जाएगा, तब तक इसे यहीं रहने दीजिए। आधे घंटे बाद घड़ी में 11:50 हुए थे। हॉस्पिटल के सारे लोग
यहाँ वहां भागने लगे। कोई भागते भागते गिर रहा है तो कोई एक दूसरे से टकरा रहा है। जल्दी भागो, पूरे हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाती है। जल्दी भागो, यहाँ से जल्दी भागो, भाग जाओ यहाँ से, जल्दी भागो। 12 बजने से पहले ही हॉस्पिटल सुनसान हो गया। घड़ी में 12 बजते ही मुर्दा घर का दरवाजा अपने आप खुलता है। किसी के चलने की आवाज आती है। मुर्दा घर से एक चुड़ैल बाहर आती है जिसके बाल बिखरे हुए हैं और जिसने सफेद कपड़े पहन रखे हैं। चुड़ैल नीचे झुक के जमीन को सूंघने लगती है। यहाँ एक वार्ड में जो पेशेंट बेहोश था उसे होश आ जाता है। अरे सब लोग कहाँ चले गए? अरे कोई है क्या यहाँ? तभी पेशेंट को किसी के चलने की आवाज आती है। दरवाजा अपने आप पटकने लगता है। पेशेंट का बेड अपने आप हिलने लगता है, मानो बेड भी डर से कांप रहा हो। ये देखकर पेशेंट भी डर गया। कौन है यहाँ? अरे ये बेड अपने आप चल कैसे रहा है? कोई बचाओ मुझे कोई। बेड अपने आप सीढ़ियों की ओर बढ़ गया और बेड सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उस पेशेंट को बहुत चोट आई थी। वो दर्द से करहा रहा था कि पीछे बेड हिलने लगा और उस हिलते हुए बेड से डरकर पेशेंट भागने लगा। वो दौड़ रहा था और बेड उसका पीछा कर रहा था। अरे बचाओ, ये मुझे मार देगा, बचाओ मुझे। जैसे ही वो सामने देखता है, सफेद कपड़े में चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल को देखकर डर के मारे वो गिर जाता है और पीछे की ओर देखने लगता है। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। पेशेंट भागने की कोशिश करता है। चुड़ैल कूद के उसका पैर पकड़ लेती है। पेशेंट को घसीटते हुए मुर्दा घर के अंदर ले जाती है वो, और फिर उस पेशेंट की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। कुछ देर बाद चुड़ैल मुर्दा घर से बाहर आती है। उसका मुंह खून से सना होता है और वो मुर्दा घर की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। ना जाने हम इस पेशेंट को हॉस्पिटल में कैसे भूल गए थे। आपके बोलने का मतलब क्या है डॉक्टर साहब? इस हॉस्पिटल में एक चुड़ैल है। जो कोई भी इस हॉस्पिटल में 12 बजे के बाद रहता है उसकी मौत निश्चित है। हर कोई यही बात कह रहा है, पर मुझे लोगों की बातों पे यकीन नहीं है। पर आप तो डॉक्टर हैं, आप ऐसी बातों पे कैसे यकीन कर सकते हो डॉक्टर साहब? अरे बहुत से ऐसे केस देखे हैं मैंने। भूतों के नाम से लोगों को मारकर उनके अंगों की तस्करी करते हैं हॉस्पिटल वाले। हम ऐसा कुछ नहीं करते। अगर आपको यकीन नहीं है तो 12 बजे के बाद इस हॉस्पिटल में रहकर देखिए। जो कुछ भी है आपको पता चल जाएगा। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर सही तो बोल रहा है। 12 बजे तक रुक ही जाता हूँ इस हॉस्पिटल में। सच सामने आ ही जाएगा। इतने लोग बोल रहे हैं, हो सकता है कि चुड़ैल सच में हो। और अगर सच में चुड़ैल हुई तो एक काम करता हूँ, हॉस्पिटल में मिनी कैमरा लगा देता हूँ और हॉस्पिटल के बाहर ओबी वैन में मैं बैठकर सब कुछ देख लूंगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जर्नलिस्ट छोटे छोटे कैमरास हॉस्पिटल में लगा देता है और अपनी ओबी वैन में बैठकर 12 बजने का इंतजार करता है।
इतने सालों से हॉस्पिटल में सबकी जान जा रही है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आज सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। जो भी सच हो, इस सच को सबके सामने लाने के लिए मेरा प्रमोशन पक्का है। 12 बजने ही वाले होते हैं। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर भाग रहे होते हैं, पर वो जर्नलिस्ट वही हॉस्पिटल के कंपाउंड में ओबी वैन के अंदर बैठा था। वो स्क्रीन पर देखता है कि मुर्दा घर से एक चुड़ैल बाहर आती है, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ है। अरे ये कोई चुड़ैल है कि औरत? लगता है ये कोई जूनियर आर्टिस्ट है, भाड़े पे मंगवाई गई है। तभी चुड़ैल धीरे धीरे कैमरे के पास आती है और झटके से बाल ऊपर करती है। डरावनी शक्ल देखकर जर्नलिस्ट कुर्सी से नीचे गिर जाता है। चुड़ैल! जर्नलिस्ट इतना डर जाता है कि वो भागने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वैन का दरवाजा खोलता है, चुड़ैल सामने खड़ी होती है और वैन के अंदर आ जाती है। जर्नलिस्ट दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो दरवाजा नहीं खुलता है। वैन के शीशे पर खून उड़ता है। अगली सुबह पुलिस जर्नलिस्ट की ये हालत देखकर हैरान है। पुलिस ने कल रात का रिकॉर्ड किया हुआ फुटेज भी देखा। कोई मुजरिम हो उसे पकड़ सकते हैं, पर ये तो भूत प्रेत का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ सर, हमें कोई पहुंचा हुआ बाबा चाहिए। हॉस्पिटल वालों ने चुड़ैल को पकड़ने के लिए एक बाबा को बुलवाया। बाबा रात के 11:30 बजे हॉस्पिटल में आते हैं। अब आप ही हमारी हॉस्पिटल को इस चुड़ैल से बचा सकते हैं बाबा। मुझ पे विश्वास रख बेटा, सब सही होगा। जी बाबा। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगे 12 बजने से पहले, लेकिन बाबा मुर्दा घर के सामने ही बैठकर मंत्रों का जाप करने लगते हैं। ओम त्र्यंबकम यजमाहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। चुड़ैल मुर्दा घर से निकली और बाबा को देखकर हंसने लगी। मानो कि बाबा के मंत्रों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था चुड़ैल को। बाबा जितने जोर से मंत्र पढ़ रहे थे, चुड़ैल उतनी जोर से हंस रही थी। ओम त्र्यंबकम यजमाहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। चुड़ैल अपने हाथों से इशारा करती है। बाबा ऊपर देखते हैं तो ऊपर से पंखा बाबा पर गिर जाता है। बाबा का चेहरा खून से सन जाता है और फिर चुड़ैल बाबा को मुर्दा घर में घसीट कर ले जाती है। बाकियों की तरह चुड़ैल ने बाबा को भी अपना शिकार बना दिया। अब हॉस्पिटल वालों को एक बात समझ आ गई कि चुड़ैल हॉस्पिटल से नहीं जाएगी। उन्हें ही 12 बजे से पहले हॉस्पिटल खाली करना होगा, वरना वो अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होंगे।